सियासत में एक पुरानी कहावत है कि डिफेंसिव खेलने से कभी मैच नहीं जीते जाते और मैच जीतने के लिए अग्रेशन बहुत जरूरी होता है। एग्रेसिव होना ही पड़ता है। इस समय विपक्ष भी ऐसा ही कर रहा है। नंबर गेम में कम होने के बावजूद भी विपक्ष आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा है। विपक्ष मानो पूरे तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का दांव चला और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर विपक्ष ने सियासी शय और मात के खेल में मोदी सरकार को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया है। सभापति महोदय, एक विवरण। विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा है। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए डटकर खड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष मोदी सरकार के विरोध में लामबंद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर एकजुट है। कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में अपनी बात रख रही है। कांग्रेस नेता बाकायदा इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष इस सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया। मैंने देखा है 20 बार कहां से इंटरप्शन आया। जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से? एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। दरअसल संसद के बजट सत्र के पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात नहीं रख पाए थे। वो पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को कोट कर भारत चीन के बीच अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए गतिरोध के बहाने मोदी सरकार को घेरना चाहते थे, मगर सत्ता पक्ष और स्पीकर की ओर से बार बार रोके जाने की वजह से राहुल गांधी अपनी स्पीच नहीं दे पाए थे। ऐसे में स्पीकर ने जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी तो जवाब में कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, वामपंथी दलों समेत कई विपक्षी दलों ने भी साथ दिया। इधर सरकार की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो वो राहुल गांधी के मुद्दे पर आदिकाल में चले गए। कहा तो कांग्रेस इसी बजट सत्र के पहले फेज में राहुल गांधी को ना बोलने देने का मुद्दा उठा रही है, मगर किरेन रिजिजू 16 साल पहले 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने सदन में कितना बोला था उसका जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं आप बताता हूं सही बात क्या है। मैं आप सही बात बताता हूं, सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना
भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसको नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर हुआ चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है। गजब है सरकार। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है और आप 15वीं पर ही अटके हुए हैं। तो ये भी जान लीजिए कि 15वीं लोकसभा यानी 2009 से 2014 के बीच राहुल गांधी महज एक सांसद हुआ करते थे, जबकि इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष हैं। चलिए अब वापस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर लौटते हैं। नंबर गेम में कम होने के चलते विपक्ष भले ही ओम बिरला को स्पीकर की पद से हटा ना पाए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर दबाव जरूर बना रखा है। भले ही सरकार के पास बहुमत है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का गिरना भी तय, मगर सदन में इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष को वो मंच जरूर मिल गया जहां वो सरकार और स्पीकर के तालमेल को लोकतंत्र के खिलाफ बताने की स्ट्रेटजी में कामयाब हो गए। वैसे भी सियासत में सारा खेल नैरेटिव का ही माना जाता है। सरकार अभी विपक्ष की इस स्ट्रेटजी से पार भी नहीं पाई है कि अपोजिशन एक और नो कॉन्फिडेंस की तैयारी में जुट गया है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग लाने का फैसला कर चुका है। मौजूदा वक्त में विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने जा रही है। इसके लिए टीएमसी दूसरे दलों के सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी इस पहल का समर्थन कर सकते हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय की माने तो विपक्ष के कई दलों के साथ उनकी चर्चा भी हुई। 1-2 दिन में राज्यसभा में सीएसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सीईसी को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है, आजकल के अंदर ये होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई है, कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ है कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव के लिए पहल के समन्वय खुद पार्टी के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी संकेत दिया था कि पार्टी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। टीएमसी ही नहीं बल्कि विपक्ष के दूसरे दल भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती रही। लिहाजा टीएमसी के इस स्टैंड पर विपक्ष के दूसरे दल भी सहमत दिख रहे हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस मोर्चे बंदी में शामिल है। ज्ञानेश कुमार जी ने अपने पद की गरिमा गिरा दी। उन्होंने एक ऐसी स्थिति की है कि जनता का विश्वास अब उन पर नहीं रहा। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पद की गरिमा नष्ट कर दी। ज्ञानेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए कि उनसे पहले भी थे। ऐसा नहीं कि जो पहले थे सभी खुश है, लेकिन इतना अति किसी ने नहीं किया था। तो जिस तरह लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठकर जो उनका आचरण रहा, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानेश कुमार जी एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव शांतिपूर्वक होने से ज़्यादा जरूरी है निष्पक्ष होना। चुनाव तो रूस में भी होता है, चुनाव तो चीन में भी होता है जहां आर्मी के पहरे में, चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है जहां पूरी आर्मी की पहरे में शांतिपूर्वक बूथ लूट लिए जाते हैं। जाहिर है विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी एकजुट है। इस तरह विपक्षी दल फ्रंट फुट पर उतरकर सरकार को बैकफुट पर लाने का दाव चल रही है। अगर विपक्ष संसद में सीईसी के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देता है तो देश में पहली बार होगा कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही इससे जुड़े नोटिस को विचार के लिए स्वीकार किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित 2023 के कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। सीईसी को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पास होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
यानी प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसकी चर्चा मात्र से चुनाव आयोग की साख और सरकार की नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। टीएमसी समेत विपक्ष महाअभियोग के जरिए जनता के बीच ये संदेश देना चाहता है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसका मकसद सरकार की चुनावी जीत के दावों पर सवालिया निशान लगाना है। So yesterday, the leader of the house very eloquently spoke about electoral reform. All of us here are for electoral reform, sir, all of us. But the SIR which is being conducted by this completely unreliable chief election commissioner, we need to discuss this in the house. Sir, we need to discuss this in the house. वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्षियों के पास अब यही काम रह गया है, इस तरह के प्रस्ताव लाकर सिर्फ लोगों और संसद का समय बर्बाद किया जा रहा है। इन विपक्षियों का यही काम है। देखिए, संसद का जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है। अनाप शनाप कभी स्पीकर के खिलाफ, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, यही सब ये करते रहेंगे। लोगों का, संसद का कीमती समय बर्बाद करेंगे और कोई काम इनको है। सत्ता पक्ष भी जानता है कि संसद में संख्या के आधार पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और विपक्ष का सीईसी के खिलाफ यह महाभियोग प्रस्ताव का हश्र भी वही होगा जो स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का होने वाला है। मगर इससे इतना जरूर तय हो गया है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और यही विपक्षी एकता मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार का कब्जा है। वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जिस पर मोदी सरकार को बार बार ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि संस्थाएं स्वतंत्र हैं। ऐसे में जब सरकार को बार बार सफाई देनी पड़े तो वो खुद ब खुद बैकफुट पर मानी जाती है। इससे पहले राहुल गांधी भी कई दफे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वो चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे। दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोगस वोटरों के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।